नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेकेंड फेज़ के अंदर क्लास 1 to 5 के एग्जाम में पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इसके बाद जो 6 से लेकर के 8th, 9th, 11th, 12th सारे क्लासेस का जो एग्ज़ाम हुआ था उन सब में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। इसमें 1 to 5th वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही इंक्लूडेड है। आंसर्स ऑफिशियल आंसर की से हैं तो ऑथेंटिसिटी की टेंशन नहीं है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हुए, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, मतलब ओर में से प्योर मेटल निकालने में किसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है कोक, बी है पेट्रोलियम, सी है कोल टार, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। जैसा कि हम सब जानते हैं 5 ऑप्शंस देती है बीपीएससी टीआरई के अंदर, तो डी ऑप्शन जो होता है हमेशा मोर देन वन ऑफ द अबव रहेगा और ई नन ऑफ द अबव रहता है। जब भी एक से ज़्यादा आंसर्स रहेंगे सही तो आप डी को टिक करेंगे, और एक इनमें से कोई भी आंसर अगर सही नहीं है, ऑप्शन जो दिया है उसमें सही नहीं है, तो आप ई को टिक करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो है सही वो है ऑप्शन ए कोक। कोक क्या है? कोक कार्बन है। कार्बन को कोक बोलते हैं जब भी कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के, तो उससे कोक पैदा होती है। तो कोक जो है एक तरह का कार्बन का ही फॉर्म है। इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी मेटल जो कि इम्प्योर फॉर्म में, मैं फर्स्ट के तौर पर यहाँ पर ले लेती हूँ, फेरिक ऑक्साइड है मान लीजिए, इसको जब हम कोक के साथ हीट करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा कि हमें प्योर आयरन मिल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकाल आता है। कहीं कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे कोक ऑक्सीजन लेकर के निकल जाता है। वो ऑक्सीजन जो कि मेटल के साथ इम्प्योरिटी के फॉर्म पे है, मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड है, और फिर इसके साथ कोक को रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्योर जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर आ जाती है। तो कोक दिस वे हेल्प्स अस टू ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल। वो मेटल जो इम्प्योरिटीज़ के साथ है, कंपाउंड फॉर्म में है, रिएक्ट कर चुका है मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें से उन दूसरे एलिमेंट्स को हटाने के काम आता है। तो आंसर है कोक। इसके अलावा पेट्रोलियम ये ईंधन हो गया, कोल टार इसका भी इस्तेमाल नहीं, सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई मेटल एक्सट्रैक्शन में यूटिलिटी नहीं है इनकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म आपने देखा होगा स्कूल में, कुछ आई थिंक 8th 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास होता है। ठीक है, फिजिक्स में हमको जब लाइट चैप्टर पढ़ाते हैं तो प्रिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें क्या होता है, हमें सिखाया जाता है कि जो भी वाइट लाइट है, चाहे सन के थ्रू आ रही है या जिस भी किस्म की वाइट लाइट हमारे जीवन में हम इनकाउंटर करते हैं, वो अपने कुछ कंस्टिट्यूएंट कलर से बनी हुई है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ठीक है, तो जब भी हम प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को पास कराते हैं ना, तो वाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, और वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स अपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला होता है रेड और सबसे छोटा वेवलेंथ वाला होता है वायलेट। इस हिसाब से ये कलर्स अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। विबग्योर फॉर्मेशन होता है, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, एंड देन ऑरेंज एंड रेड। इस तरह से हमको वाइट लाइट इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक होती पता चलती है जब भी हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये पूछ रहा है कि कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन रिफ्रैक्ट करता है। तो अभी जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इसमें सबसे नीचे जो था वो वायलेट था। इसने सबसे ज़्यादा, अगर हम नॉर्मल देखें, ये है नॉर्मल, ठीक है, इस नॉर्मल से सबसे ज़्यादा जो है वायलेट वाला रिफ्रैक्ट किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से डेविएट होकर के वायलेट वाली लाइट नीचे आ गई है कि नहीं, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो वायलेट लाइट डिफ्रैक्ट्स द मोस्ट एंड रेड लाइट रिफ्रैक्ट्स द लीस्ट। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? ए है येलो, बी है वायलेट, सी है ब्लू, डी वही मोर, और ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायलेट लाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन इसी का होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी डेंसिटी, सी लेंथ, डी मोर देन वन, एंड ई नन ऑफ द अबव।
तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉपर का वायर ले लेते हैं, एक वायर को अगर हम इस तरह से लें तो सिलेंडर है ना, जिसकी थिकनेस बहुत कम है, क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, लेकिन वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये जो भी वायर है, जो भी कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस को नापने का जो तरीका है वो इस तरह से आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो जो है ये कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, और एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मतलब ये वाली चीज़ एल है, ठीक है, ये वाली चीज़ एल है। और जो ए है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इस पूरे के पूरे कंडक्टर का जो ये क्रॉस सेक्शन है ये ए है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ बढ़ता है, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। हायर द लेंथ लॉन्गर द लेंथ हायर विल बी द रेजिस्टेंस। और क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए एरिया जो है डिनोमिनेटर में है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मतलब इसके बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रखते हैं कि रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाइए, लेंथ अपॉन में एरिया। तो इट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, कभी पेस्ट कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लेंथ से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सी ऑप्शन सही है इसका, इस प्रश्न का, ठीक है। और डेंसिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है रेजिस्टेंस के मामले में। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। माचिस के सरफेस पे जब हम रब करते हैं माचिस को, तो यहाँ पर जिस पे रब कर रहे हैं, ठीक है, एक तो होता है, देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, एक तो हो गया मैच स्टिक, ये जो माचिस की तीली है इसके सरफेस पे क्या है, और एक पूछते हैं कि जो मैच बॉक्स है उसके सरफेस पे क्या है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों के कंपोनेंट्स में। जो ये मैच बॉक्स होता है उसके सरफेस पे रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और जो माचिस की तीली होती है जिसको हम यूज़ करते हैं जलाने के लिए, उसके सरफेस पे पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो ये आपस में इनको हम स्ट्राइक करते हैं, घिसते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और यहाँ जो फॉस्फोरस की चेन बनी हुई होती है ये टूटती है, और ये जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है थोड़ा सा, और उस प्रोसेस में जो पोटेशियम क्लोरेट होता है मैचस्टिक के ऊपर लगा हुआ, हेड पे जो लगा होता है, वो इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस से फिर बर्निंग कैरी आउट होती है, ऑक्सीजन सप्लाई है ही एटमॉस्फेयर में, और फिर वो कंटिन्यू होता है। जो हमारी माचिस की तीली होती है इसके ऊपर वैक्स लगा होता है, और ये वैक्स हेल्प करता है फ्लेम को पीछे की तरफ जाने में, और पूरा का पूरा तीली जलता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेन कंपोनेंट मैच बॉक्स के ऊपर वाली सरफेस पे कौन सा है। तो मैंने अभी बताया है कि मैच बॉक्स के ऊपर रेड फॉस्फोरस होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है पोटेशियम क्लोरेट, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये तो तीली के ऊपर होता है, ठीक है, मैच स्टिक के ऊपर होता है। फॉस्फोरस जो है ये होता है मैच बॉक्स के ऊपर, तो ऑप्शन ये है। और ग्रेफाइट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, गलत दिया हुआ यहाँ पे, तो सही ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन बी है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ए ऑप्शन है मेथनॉल, बी है हेक्सेनॉल, सी एथेनॉल, डी मोर एंड ई नन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल होता है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट के साथ फर्मेंट करके बनाया जाता है, चावल से, बार्ली से, बहुत चीज़ों से बनता है अल्कोहल। तो जो चावल है, जो बार्ली है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये स्टार्च या शुगर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। स्टार्च या शुगर, किसी भी स्टार्च को या शुगर को जब हम ईस्ट के साथ फर्मेंट करते हैं एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, तो हमको उससे अल्कोहल मिलती है, और वो अल्कोहल कौन सी होती है, वो होती है एथेनॉल, CH2OH के फॉर्म में मिलता है हमको। क्या मिलता है, ये वाला CH2OH। तो इसका सही ऑप्शन एथेनॉल है, ठीक है। और ये सारे आंसर्स मैंने बताया कि ऑफिशियल आंसर की से हैं, आपको ऑथेंटिसिटी की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप इत्मीनान रखिए इसके बारे में, आंसर्स गलत नहीं है, ये बीपीएससी के खुद के आंसर्स हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द इफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स। किसी भी ईंधन की एफिशिएंसी को किस तरह से नापा जाता है।
तो यहाँ ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ए है डेंसिटी, बी है कैलोरीफिक वैल्यू, सी है वॉल्यूम, डी मोर, ई नन। तो देखिए जब भी हम फ्यूल की बात कर रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंट कब होगा, फ्यूल इज़ यूज फॉर कंबशन, वो बर्न होता है एंड बर्न होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो मोर एनर्जी अ फ्यूल प्रोड्यूसेस द मोर एफिशिएंट इट इज़। तो एनर्जी का यूनिट यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल पर केजी, मतलब प्रति किलो कोई ईंधन जल करके कितना एनर्जी जूल्स में प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है। और इसी को, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखा है किलो जूल पर केजी, ये ऐसा यूनिट है कैलोरीज का, कैलोरीफिक वैल्यू का। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये पैमाना है, ये वो मापदंड है जिससे कि पता चलता है कि कोई फ्यूल कितना अच्छा बर्न होता है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ प्रेजेंट इन अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और कितना अच्छा कंप्लीट कंबशन कोई फ्यूल करती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ले लीजिए, मान लीजिए 1 kg कोई फ्यूल है, पेट्रोल ले लेते हैं या फिर डीजल ले लेते हैं या कोई दूसरा भी फ्यूल है, लकड़ी भी फ्यूल है, तो 1 किलो लकड़ी कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और 1 किलो पेट्रोल कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इससे पता चलता है उनकी एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू से। ऑफ कोर्स पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इज food cans are coated with tin and not with zinc। जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर टिन की कोटिंग होती है, जिंक की नहीं होती है, क्यों? ऑप्शन है ए, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, महंगा है। ऑप्शन बी है जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ज़्यादा देर पे मेल्ट होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। ऑप्शन सी है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, डी मोर, ई नन। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि जिंक जो है ना ये रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक जो है वो बहुत सिंपल एसिड्स के साथ, इनफैक्ट एसिटिक एसिड जो कि हमारे फल सब्जियों में प्रेजेंट होता है, फूड में प्रेजेंट हो सकता है, किसी ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेजेंट हो सकता है, उस एसिड के साथ खट्टी ड्रिंक्स में यूजुअली प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बहुत माइल्ड से एसिड होते हैं, उनके साथ भी ये ना जिंक रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके मे बी वो कोई क्लोराइड या कोई एसिटेट ऐसा बना सकता है। इस सिचुएशन में वो जो सब्सटेंस बनेगा दैट कुड बी टॉक्सिक और समवे हार्मफुल टू हेल्थ। लेकिन जो टिन है ना, टिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए इट रिएक्ट्स विद ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसलिए खाने को इसमें स्टोर करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो भी खाना है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है। वी डू नॉट ड्रिंक लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा पेट में क्षमता नहीं है उसको डिजेस्ट कर पाने की। वी विल बर्न आवर ईज़ोफेगस एंड गट। तो क्योंकि हमारे फूड आइटम्स के अंदर बहुत सिंपल और वीक एसिड्स होते हैं, उन एसिड्स को जो है जिंक रिएक्शन के टाइम पे उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब जब स्टोर करेंगे तो रिएक्ट कर सकता है, कुछ नया प्रोडक्ट बना सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए टिन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टिन तो है सिंपल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ करती है। क्लियर? ऑप्शन सी है इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है? ऑप्शन ए है मोट सिस्टम, बी है चेन पंप सिस्टम, सी है ड्रिप सिस्टम, डी मोर एंड ई नन। तो देखिए मोट सिस्टम क्या होता है, अगर आपने थोड़ा कभी एक्सपीरियंस रहा होगा आपका विलेज वगैरह का, तो मोस्टली हम लोग इस तरह के बैकग्राउंड से हैं कि हमें आइडिया होता है ये जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स हैं उसका। तो आपने कुआं देखा ही होगा, कुएं में जब भी पुली लगा करके नहीं होती, एक पुली सी होती है और उसे रस्सी डाल करके हम रस्सी में बाल्टी लगा करके उससे पानी निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है ये मोट सिस्टम कहा जाता है, और इस पानी को फिर इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में डालने के लिए पुली के इस्तेमाल से। ठीक है, पुली का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, बेसिक जो फिजिक्स लगेगी वो पुली सिस्टम है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। पुराने ज़माने में इसी तरह से खेतों में पानी दिया जाता था कि आप कुएं से या जो भी वाटर सोर्स है वहाँ पे पानी पुली के थ्रू है निकालेंगे और उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी फील्ड में। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। फिर चेन पंप सिस्टम क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ डिस्क्स होती है, मान लीजिए एक व्हील यहाँ है और एक व्हील यहाँ है, इस पर एक लंबी सी चेन लगाएंगे और इसमें ना बाल्टियाँ सेट की हुई होती हैं, कंटेनर सेट किए होते हैं। इन कंटेनर्स को फिर हम ना इस तरह से, एक चेन जो होती है, एक जो डिस्क होती है वो पार्शियली इमर्स्ड रहती है वाटर बॉडी के अंदर। मान लीजिए वाटर बॉडी है, तो ये चेन जैसी नीचे की तरफ आएगी,
इसके साथ ये वाली बाल्टी भी नीचे आएगी और इसमें पानी भर के ऊपर आ जाएगा और ये भरा हुआ पानी फिर यहाँ पे गिर जाएगा और इस एरिया को इरिगेट करेगा और ये पानी फिर बह करके आगे जाएगा किसी कनाल के थ्रू, किसी नाले के थ्रू इसको फॉरवर्ड किया जाता है जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे। तो ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ड्रिप सिस्टम, ये नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम है। इसका सही आंसर सी रहेगा। ड्रिप जो है ये हाल ही में इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स में इनोवेशन है ये। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स या कह सकते हैं पाइप्स के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है। ये पाइप है, इस पाइप से भी छोटी छोटी पाइप्स निकलते हैं और पूरे के पूरे क्रॉप फील्ड के अंदर अलग अलग लेन्स में पानी सप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, ये फसल है, तो जिस जिस लेन में फसल है, जहाँ जहाँ फसल है, सिर्फ वहाँ वहाँ सप्लाई करेगा, पूरे फील्ड को पानी से भर नहीं देता है। इस ड्रिप सिस्टम का ये फ़ायदा है, ये टारगेटेड डिलीवरी करता है, रूट्स तक जाता है। जैसे नहीं ह्यूमन बींग्स को ड्रिप लगती है, जब हमें सलाइन चढ़ता है, ग्लूकोज की कमी होती है, तो हमें इंजेक्शंस के थ्रू हमारे वेन्स में इंट्रावेनस दिया जाता है हमें ग्लूकोज, उसे ड्रिप लगना कहते हैं। वैसे ही रूट्स को टारगेट करना है, जब पानी को किसी ट्यूब के थ्रू या किसी पाइप के थ्रू, छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स के थ्रू प्लांट के रूट तक ही पहुंचाएं, ठीक है, उसके रूट पर टारगेट करके पहुंचाया जाए, इधर उधर न स्पिल करें, इस प्रोसेस को ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और मोस्टली ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है ड्रिप सिस्टम, तो इससे पानी की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, जितना पानी चाहिए उतना ही जाता है, बेफिजूल का फ्लडिंग नहीं होती। दो तीन फायदे और ये रहते हैं कि जब अपने फील्ड को पूरा भिगो देते हैं ना, तो का पूरा प्लांट, उसकी रूट्स, उसके और दूसरे पार्ट, स्टेम, कई बार पूरा का पूरा पौधा भी डूबा हुआ भीगा हुआ से रह जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी लीफ पर, किसी पत्ते पर कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन है, कोई रॉट है, कोई फंगस है, तो वो पानी में घुल करके पूरे फील्ड में फैल जाता है और एक प्लांट से, अगर मान लीजिए वो इन्फेस्टेशन किसी एक प्लांट में है, तो वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, दूसरे प्लांट के पत्तों में भी सेम पानी जाएगा, तो वो फैल सकता है और पूरी की पूरी पेस्ट जो है पूरे क्रॉप को कैसे खा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो ड्रिप सिस्टम जो है इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचाता है, ठीक है। उसके बाद ये पानी, कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेसर वाटर इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल टारगेटेड डिलीवरी है, पूरे फील्ड को गीला नहीं करना, सिर्फ रूट्स तक पानी पहुंचाना है, तो कम पानी में काम बच जाता है, हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये रूट्स पर ही जा रहा है, पूरे फील्ड में नहीं जा रहा है। इमेजिन कीजिए ये फील्ड है और इसमें आपने यहाँ पर सिर्फ ऐसे लाइन्स में प्लांट क्रॉप किए हुए हैं, तो आप ना ड्रिप को सिर्फ इन्हीं जगहों पर पहुँचाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा। पर जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते हैं तो पूरा ही फील्ड पानी से भर देते हैं। इस सिचुएशन में हर जगह प्लांट्स उगने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो हमने बुआई जो होती है वो किसी खास एरिया में की होती है, इस तरह से रोज़ में या कॉलम्स में करते हैं, और बाकी एरियाज में वीड्स डेवलप हो जाते हैं, तो इन वीड्स को फिर हटाना एक एडिशनल मेहनत होती है, ठीक है। उसके लिए वीडीसाइड डालो और केमिकल्स का इस्तेमाल करो फील्ड में। लेकिन ड्रिप से क्या होता है, ये वीड्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ड्राई रह जाएगा, यहाँ पे तो पानी आप डाल नहीं रहे, आप सिर्फ इन कॉलम्स में या इन रोज़ में ही पानी डाल रहे हैं, क्योंकि आपने वहीं पर रोपा हुआ है। तो जहाँ रोपाई की है वहीं पर ड्रिप से पानी गया, तो एक क्या होगा कि वीड्स भी नहीं फैलेंगे, जहाँ जहाँ आपको नहीं चाहिए वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की, अनवांटेड प्लांट्स नहीं होंगे। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, इसके इन फ़ायदों की वजह से ट्रेडिशनल मेथड्स को लोग छोड़ करके ड्रिप और स्प्रिंकलर्स एक्सेट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैं डिटेल में चलेगी क्योंकि कुछ नया था, इससे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके फ़ायदों के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ना, उसमें मैंने यहाँ पे मोट और चेन पम्प तो दिया हुआ है, एक दो और होते हैं, अगर आपको याद नहीं है या होश नहीं तो बता दो। ढेकली करके होता है, ये भी पुराना ट्रेडिशनल लिवर बेस्ड सिस्टम होता है। बीच में लंबा सा वुडन का या कोई भी ट्री रहती है और इसके थ्रू, बड़ी सी लकड़ी के थ्रू, एक तरफ लोड दिया रहता है, पत्थर वत्थर कुछ लगा रहता है, और दूसरी तरफ कंटेनर जिसमें पानी भरा जाएगा। और ये लोड और फलक्रम वाले प्रिंसिपल पे, लेवर वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ से इसको नीचे पुल करेंगे तो पानी उठाएगा, और फिर लोड इधर दबाएंगे, यहाँ प्रेशर देंगे तो पानी ऊपर आएगा, और जहाँ फील्ड में ले जाना ले जा सकते हैं। तो ढेकली सिस्टम एक ऐसा हो गया। और रेहट में आप क्या करते हो, गाय और बैल और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल, कैटल का इस्तेमाल करते हैं पानी को निकालने के लिए, वो भी लेवर बेस्ड सिस्टम ही होता है, उसमें भी लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। फिजिक्स का प्रिंसिपल बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो रेहट, ढेकली, मोट चेन पंप, मोट सिस्टम, चेन पंप, ये सारे के सारे उसी में आते हैं ट्रेडिशनल इरिगेशन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज, ऑप्शन ए इज 2 pairs, A is 1 pair, B is 2 pair,
सी 3 पेयर एंड मोर देन 1 एंड ई नन ऑफ द अबव। देखिए बहुत ये ट्रिक करने की कोशिश की गई है, सिंपल सी बात है। पूरे ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है टोटल? 46, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं ना, ये ऑटोसोम्स हैं। मतलब ये सेक्स को आपको कोड नहीं करते, दे विल नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये आपके दूसरे लक्षण डिटरमाइन करेंगे जो हमारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड होते हैं। एक जोड़ा जो होता है, एक पेयर, वो जेंडर या सेक्स डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म का, वो लड़का होगा कि लड़की होगी। उसके अलावा बाकी सारे जो होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर कैरेक्टर्स अदर देन और द ट्रेट्स अदर देन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, तो वो 22 हैं। तो 22 जोड़े प्लस एक जोड़े, टोटल 23 जोड़े हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सेक्स क्रोमोसोम का सिर्फ एक जोड़ा होता है। अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर XY सेक्स क्रोमोसोम होगा, और आप औरत हैं तो आपके अंदर XX सेक्स क्रोमोसोम होगा। इससे ज़्यादा कुछ और नया नहीं है इसमें। ठीक है, दैट इज़ इट। तो कितना जोड़ा? 1 पेयर हर इंडिविजुअल में, हर सेल में, चाहे किडनी ले लो या कोई ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट ले लो, मतलब ह्यूमन बींग का कोई भी ऑर्गन ले लो, सब में एक ही जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन मैंने बता दिया ना, A1 पेयर, दो क्रोमोसोम्स, XX या XY, डिपेंड्स आपके आप कौन हैं, आप मर्द हैं या आप औरत हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, ह्यूमन के कानों के सुनने की रेंज क्या है, क्षमता क्या है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या इसको 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, 1000 को किलो बोलते हैं ना। फिर लेस देन 20 हर्ट्ज ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, डी मोर एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है बीपीएससी में। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये आंसर ऑप्शन ए सही है इसका। फिजिक्स है, बेसिक 8th क्लास की फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको आराम से अच्छे से डिटेल में साउंड चैप्टर में समझाया हुआ है। ह्यूमन बींग्स जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसके ऊपर का जो होता है ना, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जाइए तो अल्ट्रासाउंड है, और 20 हर्ट्ज से नीचे आए तो इंफ्रासाउंड है। ठीक है, इंफ्रासाउंड जो है वो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती है। ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइनोसोरस वगैरह ये सब सुन पाते हैं। अर्थक्वेक के टाइम पे, जब अर्थक्वेक होता है, इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है, इंफ्रासोनिक साउंड, ये अर्थक्वेक के टाइम पे, वॉल्केनोस के टाइम पे, इन सब सिचुएशन में जो आवाज़ बनती है, हमें नहीं पता चलता जब अर्थक्वेक होता है कि आवाज़ आती है, नहीं आती, बट दैट डज प्रोड्यूस अ साउंड, द अर्थ डज प्रोड्यूस अ साउंड, बट द फ्रीक्वेंसी इज सच लेस कि हम समझ ही नहीं पाते, हमारे कान सुन नहीं पाते। इमेजिन करें अगर हम सुन पा रहे होते तो हम कितना डरते, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आज के टाइम पर अर्थक्वेक्स की, है कि नहीं। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड होता है, 20 हर्ट्ज से कम होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अर्थक्वेक्स की और वॉल्केनोज जब आते हैं तो उस टाइम पे जो भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, हमारी मदर अर्थ प्रोड्यूस करती हैं, वो इंफ्रासोनिक होता है। ठीक है, और ये सबको सुनने की क्षमता एलिफेंट्स और उनके अंदर है, राइनोसोरस वगैरह की होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। और अल्ट्रासाउंड हो गया 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, तो बैट्स, बर्ड्स, ये लोग इस साउंड को, डॉल्फिन्स प्रोड्यूस करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। ह्यूमन ईयर्स इसको भी नहीं सुन पाते, हम सिर्फ इस रेंज के अंदर सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट एनर्जी। एक चीज़ और बता दूं, जब भी लाइट पढ़िएगा ना तो एनर्जी का रिश्ता जो है फ्रीक्वेंसी से है। इमेजिन करिए, मतलब थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बहुत एनर्जेटिक हैं तो बहुत एक्टिव रहेंगे ना। अगर आपको कोई बोलता है 10 किलोमीटर दौड़ने को, तो मे बी आप 10 नहीं, बट आप 4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं तो मे बी आप नहीं दौड़ पाइएगा। तो हायर द एनर्जी, मोर विल बी द रिपीटेशन ऑफ योर वर्क, योर एनर्जी लेवल्स डिटरमाइन कि आप कितना क्विक होंगे, है ना। अगर आपको एक काम करने के लिए बोला जा रहा है, रनिंग इज़ वॉट, running is using your feet, your limbs for a long distance at a high speed and moving them, बार बार अपने पैरों को मूव करना रनिंग है। वो तब ज़्यादा कर पाओगे आप जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, लाइट के संदर्भ में देखा जाए ना तो रनिंग को मैं फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है
कि कोई भी जो लाइट वेव है वो कितनी बार रिपीट होकर के आ रही है। अगर वो मल्टीपल टाइम्स जल्दी 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 फ्लो कर रही है, इसका मतलब है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वेव है, ठीक है। लेकिन अगर वो बड़ी वेवलेंथ्स बना रही है और वो स्लोली स्लोली रिपीट हो रही है, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी लाइट है, लो फ्रीक्वेंसी लाइट है, ठीक है। ये आपको बेसिक समझना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ब्लू लाइट ए, रेड लाइट बी एंड येलो लाइट सी, डी मोर एंड ई नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं ना फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा एंड विजिबल लाइट, जिसकी बात ये हो रही है, विजिबल लाइट के अंदर ही हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट एक्सेट्रा। तो RMIV ये सीरीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो रेडियो लाइट होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसकी रेडियो वेव्स की। फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे एंड देन गामा। तो विजिबल लाइट के अंदर जो लाइट्स हैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी अरेंज की जाती है, जैसे हमने प्रिज्म के क्वेश्चन में देखा था। जो रेड लाइट है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, और जो ब्लू वायलेट लाइट है इसकी सबसे कम वेवलेंथ है। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। रेड लाइट, वायलेट लाइट, वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, और इसका उल्टा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का। तो जितना शॉर्ट वेवलेंथ उतनी हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है न्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से, न्यू से, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा से, ये साइन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगा। तो अगर हम मान लीजिए कि ये एक वेव है, ठीक है, अगर इस वेव की ये लेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगी वेवलेंथ। अगर ये ज़्यादा है ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक गिवन एरिया में, एक गिवन लेंथ में कितनी बार एक वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, यह है फ्रीक्वेंसी। अगर ये वेव बड़ी है ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखिए ये दो ही वेव्स बनी, जबकि जो छोटी वाली वेव्स है 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी बन गई। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स कितनी बार, 7 बार रिपीट हुई, बट इसकी लेंथ छोटी छोटी है। तो आप ये रिलेशन समझ गए। अब देखिए जो हमारी रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब लो एनर्जी है, यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कौन सी है, वायलेट लाइट है। वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट भी होती है, ठीक है। वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है वायलेट लाइट, तो वायलेट के बाद कौन सा है, इंडिगो, एंड देन कौन सा है, ब्लू। इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से ब्लू लाइट वो लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। विबग्योर आप याद रखिएगा, ये लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं। वाइट लाइट जब ब्रेक होती है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में टूटती है, ठीक है। ये ठीक से लिख नहीं पाई मैं, इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद से ये घटते क्रम में एनर्जी, और इसकी सबसे कम एनर्जी। तो ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें से आपका बी प्रेजेंट है, हाईएस्ट वाला। तो बी यानी कि ब्लू लाइट। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ए, ब्लू। क्लियर है ना। मैं थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ, कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। मैंने लाइट और साउंड चैप्टर से देखा है लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ होते हुए, ऑप्टिक्स वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं, अगर मुझे जितना समझ में आएगा, लगेगा कि ज़रूरत है इतना बताना, तो मैं बताऊँगी, अदरवाइज आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है सल्फर, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी मोर एंड ई नन। देखिए सल्फर सिलिकॉन नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप है। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। ये बहुत स्लिपरी होता है ना,
इसीलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इसकी स्लिपरी नेचर की वजह से, और ये बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ता है पेपर पे, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट्स जस्ट एन सिंपल एलोट्रोप, कुछ खास इसमें साइंस नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59th के, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ मिरर। तो सपोज करिए ये मिरर है, ठीक है, ये है हमारी मिरर, और एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है ऑन अ मिरर एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज। अब जो रे रिफ्लेक्ट होगी उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 45, डी मोर है नन है। तो आपने अगर ऑप्टिक्स पढ़ा है तो बेसिक्स हैं ये कि कभी भी प्लेन मिरर पे अगर लाइट इंसिडेंट लाइन स्ट्राइक कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस डायरेक्शन में रे रिफ्लेक्ट होती है, और जहाँ जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इसको एंगल आई बोलते हैं, ये 30 डिग्री है, तो उतना ही 30 डिग्री का ही जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये बराबर होगा। बट प्रश्न में यह पूछ रहा है कि नॉर्मल से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो नॉर्मल जो होता है ना वो मिरर के परपेंडिकुलर वाला होता है, ये होता है नॉर्मल, हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन को नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है मिरर। अब क्या दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का रिश्ता क्या है। तो हमको पता है मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 में से 60 घटा दीजिए, 90 में से 30 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये 60 डिग्री है, मतलब कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, और ये है आपका मिरर का एंगल। ये जब 30 है तो ये 60 होगा ना, तो ऑप्शन क्या है? बी सही, ठीक है, बी ऑप्शन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दिस इज लॉ ऑफ लाइट। हम जब पढ़ते हैं ना ऑप्टिक्स तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम, तो उसमें पढ़ना होता है कि जब भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो जो इंसिडेंट रे है इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड रे। तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया बना करके, और जो एंगल निकाली मैंने उसी वाले लॉ पर, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज। तो फूड पाइप हमारे गट की बात हो रही है, खाना मुंह में डालने के बाद ईजोफेकस होता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन माफ़ करिएगा, अगर हम ह्यूमन गट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये खाना हमने डाला और ये खाना पेट से होता हुआ, हमारी आंतों में से होता हुआ, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, I'll just try to be relevant, that's it, I cannot do more, ठीक है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, इस ट्रैक्ट में जो पूरा का पूरा खाना है, लेट्स फॉरगेट अबाउट ड्राइंग इट, मुमकिन नहीं है इस पर ड्रॉ कर पाना। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डी मोर एनी नन। तो इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि एक वेव लाइक मूवमेंट। आपका ये अगर मान लीजिए गट है ना, तो गट में छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं, आपने खाना डाला तो खाने का जो एक बंच बन जाएगा, वो इस तरह से ऐसे वेव्स बनेंगी। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा फूड है, ये एक तरह यहाँ पे लाइंस जो है वो एक्सपैंड करेंगी, और नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। जब फूड यहाँ से यहाँ पास होगा तो ये वाली जगह जो है यहाँ पे फिर एक्सपेंशन दिखेगा, फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्टेड है। इस तरह से खाना जो है एक के बाद एक, अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये ऐसे फिर फॉलो होते रहता है, फिर नीचे एक्सपेंशन होगी। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर आप एक रबर की ट्यूब में कोशिश करिए कि आप कुछ चीज़ एज इन एक पेपर का बॉल बनाकर डालिए जिसको अंदर पास कराना मुश्किल हो, तो आपको इस तरह से पुश करके अंदर डालना पड़ेगा उसको। अगर एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको मुट्ठी से दबा दबा कर आगे इस तरह बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह की मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है और कुछ वेव लाइक मोशन क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। खाना एक छोटा सा बॉल बनता है उसका, और फिर नेक्स्ट जगह पर फिर से एक छोटा सा खाने का पंच बनता है, और इस तरह से वो पास होते जाता है, फिर वो काइम बनता है पेट में जाकर जब वो चर्न हो जाता है फूड। तो इस तरह से ईजोफेगस से लेकर के एनस तक ये पूरा
मूवमेंट, चाहे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, हर जगह ये मूवमेंट चलती है और इस मूवमेंट से बहुत मदद मिलती है खाने की एब्जॉर्प्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहे वो वाटर एब्जॉर्प्शन हो, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन हो, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो, ये सब के सब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। ये लाइन्स जो होती है हमारी इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा पोरस होती हैं, जो भी लाइनिंग है इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिलते हैं। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से मदद मिलती है एब्जॉर्प्शन को और पूरे के पूरे फूड डाइजेशन प्रोसेस को। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक और ये इनवॉलेंट्री, हम अपने मर्जी से नहीं करते, अपने पेट में हमारे लगातार हो रहा है। दिल की तरह जैसे दिल धड़कता है हमारा, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मूव करते हैं, वैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। शायद इस तरह से क्वेश्चन आगे पूछ ले बीपीएससी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, स्कल एंड हाइपोथैलेमस, बी कॉर्ड स्कल सेरेब्रम, सी पॉन्स मेडुला सेरेबेलम, डी मोर ई नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉन्स मेडुला सेरेबेलम। तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करें रफ रफ सा, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ये पॉन्स होता है, फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये होगी सेरेबेलम। तो ये तीन ऑर्गन, ठीक है, ये हिंड ब्रेन कहलाती है। हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और हिंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम आते हैं। तो ब्रेन का मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो सेरेब्रम है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम एंड द रेस्ट इज, दिस पार्ट इज सेरेबेलम। यहाँ पे हाइपोथैलेमस वगैरह रहता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पॉन्स होता है, फिर मेडुला एंड द सेरेबेलम, दीज थ्री टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ये सब हार्ट रेट वगैरह के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Moving ahead to the next question, friend. Which of the following produces least friction? सबसे कम घर्षण किस में प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रोलिंग, तीसरा है स्टैटिक। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर हम स्लाइडिंग में क्या होता है कि आपकी जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है और वो इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि पूरा का पूरा जो सर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इतना बड़ा है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में एक पॉइंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। सो द लेसर द एरिया ऑफ कांटेक्ट, द लेसर इज द फोर्स ऑपोजिट टू इट। अगर इस बॉडी को यहाँ पे मूव करना है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है, और जो उसी हिसाब का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नीचे से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है थ्रू अर्थ। यही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो फोर्स लग रहा है फॉर मूविंग इन दिस राइट डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में। अब क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो कम है यहाँ पे, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होती है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्टैटिक मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू मूव, एंड दैट इज वाई, बिकॉज जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा है उस डायरेक्शन में लगाया गया जो भी फोर्स है और उसके ऑपोजिट का जो फोर्स है वो बराबर है, इतना बराबर है कि मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो फोर्स बहुत हाई क्वांटिटी में है, उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ जो है स्टैटिक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है द थिंग इज इन इट्स स्टैटिक फॉर्म, मतलब इतना फोर्स लग रहा है कि मूव नहीं कर पा रही है, तो ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चीज़ जो है वो स्लाइड कर रही होती है, स्लो स्पीड से कर रही होती है। सबसे फास्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोल करना सबसे क्विक भी रिजल्ट देता है। और तो और क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है सरफेस के साथ, वो लीस्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, इसलिए लीस्ट जो आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टैटिक सबसे ज़्यादा है, फिर स्लाइडिंग है, और फिर उसके बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन का आता है, लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसमें। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर है सब कुछ बेस्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। ये कुछ क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के हैं, उसमें मैं कवर कर लूँगी। जैसे ये ब्लैक लंग डिजीज़ है, ये कोल माइनर्स को होती है। आई विल जस्ट स्टिल गिव यू लिटिल आइडिया, ठीक है। ये फेफड़े काले पड़ जाते हैं जो लोग कोल माइंस के पास काम करते हैं उनमें। इसके बाद ऑयल स्लिक है, ये सी वाटर में थिन फिल्म बनती है ऑयल की, उससे रिलेटेड है। और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका एनिमल सिंबल के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो रेड पांडा है। वैसे ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इसको मैं सेपरेटली कवर कर लूँगी, बट इफ़ इन केस यू थिंक क्या कर लेना चाहिए था, तो मैंने बस आंसर्स बता दिए, कुछ ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। अब देखिए कुछ साइंस के और क्वेश्चन हैं इसी पेपर में। 42 जो टोटल क्वेश्चन थे ना, उसमें से ये लिया हुआ है
साइंस वाला। इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर, क्वेश्चन देख रही हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज, तो अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का तुलना करें इम्प्योर वाटर से तो क्या होता है, इज सेम, ए ऑप्शन है, बी है इंक्रीजेस, सी है डिक्रीजेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। जब भी आप प्योर वाटर को उबालते हैं ना, मान लीजिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो इम्प्योर वाटर जो है वो 101 पे या फिर 101.5 पे उबलेगा। ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर जब भी इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो पानी के अंदर, क्योंकि जितना पानी, देखिए पानी जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इम्प्योरिटी मिला देने से द पानी, द वाटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन, द क्वांटिटी ऑफ दैट रिड्यूसेस, उसकी क्वांटिटी घट जाने से क्या होता है, अब उसमें जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी को भी हीट करना पड़ेगा, इतना हीट करना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा 1-8 डिग्री ऊपर हो जाता है। इस सिचुएशन में इम्प्योर वाटर को उबालने के लिए हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कारण क्या है, जहाँ जहाँ इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट हैं देन द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन वो लेस हो जाता है, water molecule available for vaporization decreases, and thus it takes more time for heating, and it takes more time to heating, then the boiling point resultant increases। तो सिंपल ये इसका फंडा है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। पार्टिकल्स ही कम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ही वाटर के कम अवेलेबल रहते हैं इम्प्योरिटी मिला दी तो, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ के भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, उनको हीट करने में ज़्यादा लगेगा फोर्स, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स समझ लीजिए, है ना। अब सॉलिड नहीं भी हो तो नॉन वॉलेटाइल इंजन को वॉलेटाइल फॉर्म में लाने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक ये वजह होती है टेम्परेचर बढ़ने का। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज़ लेस मॉलिक्यूल अवेलेबल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड्स, वी विल बी डन विद द वीडियो। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी, ऑप्शन ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन होगा आंसर ई, इनमें से कोई भी नहीं है। जो ओजोन होल्स है ना वो सबसे ज़्यादा पोल्स पे प्रोमिनेंट होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर से रिलेशन है इसका, इनमें से कहीं भी प्रोमिनेंट नहीं। एक्चुअली ओजोन तो पूरे के पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में ही अवेलेबल है, ठीक है, हमारा ये अर्थ है, और हम अगर अर्थ का ये सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, इस सरफेस के 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के रेडियस के बीच में हमारा स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। इसमें पूरे जगह ओजोन है। ओजोन कुछ नहीं है, O3 है, ठीक है, ऑक्सीजन का ये वाला फॉर्म O3 फॉर्म। इसकी पूरी की पूरी एक लेयर है, जहाँ जहाँ पे ये लेयर पतली हो रही है उसका घनत्व कम है, मान लीजिए ये पोल का इलाका है, यहाँ पे कम है, तो उस जगह को ओजोन होल कहते हैं। यूजुअली ये कोल्ड क्लाइमेट की वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है कि अंटार्कटिका में मेजरली और थोड़ा सा आर्कटिक में, इन दोनों जगह ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की डेंसिटी है वो कम है, अंटार्कटिक में और आर्कटिक में, इस वजह से यहाँ पे ओजोन होल्स विटनेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो है नहीं, दीज आर मोर प्रोनाउंस्ड एट पोल्स, जस्ट रिमेंबर दिस एंड राइट दिस फैक्ट समवेयर। ऑप्शन ई होगा इसका करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का सोर्स हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो किस किस्म के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, बी है पॉलीफॉस्फेट, सी है सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, डी मोर एंड ई नन। तो देखिए जो सोप्स होते हैं ना उनके अंदर ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है, उनके अंदर फॉस्फेट्स भी, पॉलीफॉस्फेट्स भी होते हैं, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन तीनों किस्म के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का सोर्स है, इसलिए ऑप्शन का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ग्लिसरॉल क्या होता है? ये हाथों को मॉइस्चराइज रखने के लिए, नर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट के इस्तेमाल से, क्योंकि बहुत खारा हार्ड होता है, उसके केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, सरफेक्टेंट्स की वजह से हाथ जो है वो रूखे पड़ सकते हैं, उस रूखेपन को अवॉइड करने के लिए ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है। तो ग्लिसरॉल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पोल्यूटेंट के तौर पे फंक्शन कर सकता है। जब भी वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है तो जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको दिक्कत होती है जीने में। वैसे ही पॉलीफॉस्फेट्स जो हैं इनको भी डिटर्जेंट्स में ऐड किया जाता है। तो डिटर्जेंट के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है। पॉलीफॉस्फेट्स क्यों डाला जाता है? ताकि ये हार्ड वाटर पे भी काम करें। डिटर्जेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, ये ऑयल निकालते हैं। तो ये सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑयल पार्टिकल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। डर्ट होता है, डर्ट क्या होती है, ऑयल या फैट पार्टिकल्स होते हैं, उसको निकालता है, पानी से अलग करता है, और पानी से अलग करके ही वो इस तरह से प्रोसेस को, क्लीनिंग के प्रोसेस को डिटर्जेंट अचीव करता है।
पानी में मिक्स होकर के ऑयल को बाइंड करता है और निकाल लेता है, एज इन डर्ट को निकाल लेता है, अपने क्लॉथ्स इसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये इस प्रोसेस में सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का काम है क्लीनिंग करना मेजरली। फॉस्फेट्स क्यों डाले जाते हैं? ताकि हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट्स काम करें। यूजुअली डिटर्जेंट्स जो हैं वो अगर पॉलीफॉस्फेट्स नहीं डालेंगे तो खारे पानी में नहीं काम कर पाएंगे। बट लोग कपड़े धोने के लिए कौन सा आरओ का पानी या मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं? कपड़े धोने के लिए तो हम किसी भी किस्म का पानी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डिटर्जेंट्स के अंदर पॉलीफॉस्फेट्स डाल जाते हैं कि हर किस्म के पानी में वो झाग बनाए, अपना काम करें और फैट्स और डर्ट को निकाल करके कपड़े को क्लीन करके दें। तो ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीनों के इस्तेमाल मैंने बता दिया आपको, और इस वजह से तीनों ही सोर्स के पोल्यूशन, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का ये सोर्स है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्चुअली ये भी एनवायरनमेंट का प्रश्न है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल आई डील इनटू इट। द मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट से सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट कौन सा निकलता है? ऑप्शन ए मरकरी है, बी कैडमियम है, सी लेड है, डी मोर इनन। तो इसका सही जवाब है लेड, ठीक है। इन सब में से सबसे ज़्यादा खराब होता है लेड, क्योंकि इससे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सबसे खतरनाक इशू है। जब न्यूरो अफेक्ट हो, नर्व्स अफेक्ट हो, तो ह्यूमन बींग पूरा फिनिश हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ की वजह से सबसे खतरनाक है हमारा लेड निकलना, ठीक है, ऑटोमोबाइल से। ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स ओवर हियर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी वीडियो, 1 to 5th क्लास का जो साइंस का करंट अफेयर्स था वो इस तरह से कवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रीजन बाय वेजिटेबल्स टेक लॉन्गर टाइम टू कुक इन बॉइलिंग वाटर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, मतलब ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स पे जब हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, तो जैसे कि प्लेन्स से अगर ऊपर आप हिल्स में जा रहे हो, ये बात कर रही हूँ मैं, ऑल्टीट्यूड अगर ऊपर हो रहा है तो सब्जियों को पकने में ज़्यादा समय लगता है। इसका कारण क्या है? पहला है वाटर बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड, ए है। ऑप्शन बी है द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ऑप्शन सी है देयर इज लेस ऑक्सीजन इन एयर एट हाई ऑल्टीट्यूड, डी मोर और ई नन। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पे बहुत कम है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि पानी जल्दी उबल जाता है। अगर आप 1 लीटर पानी लेती हैं और उसको आप यहाँ गैंगेटिक प्लेन में उबाल रही हैं, जो कि लो ऑल्टीट्यूड पे है, और एक हिली एरिया है, वहाँ पर आप 1 लीटर पानी उबाल रहे हैं, तो क्योंकि हमको पता है एटमॉस्फेयर जो है वो रज़ाइयों की अलग अलग लेयर की तरह है, जितना हम नीचे आते जाएंगे रज़ाइयों की लेयर बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सिर्फ मान लीजिए, मैं बस एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ कि कंसिडर दिस एज लेयर्स, ठीक है, अलग अलग लेयर है ये। जितनी ज़्यादा लेयर्स के नीचे आप हैं उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे हाई है, और जितनी कम लेयर्स के नीचे आप हैं उतना ज़्यादा प्रेशर लो है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर लो होता है, ठीक है, ऊंचाइयों पे कम प्रेशर होता है। यू आर अंडर वेरी फ्यू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वाइल एट प्लेन्स यू आर अंडर न्यूमरस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सो यू हैव वेरी हाई प्रेशर हियर, ठीक है। नीचे जहाँ हम रह रहे हैं गैंगेटिक प्लेन्स में, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रहते हैं, इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लो प्रेशर रहता है। तो लो प्रेशर एरिया में पानी जल्दी उबल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कम प्रेशर को ओवरकम करना है। पानी को उबलने के लिए क्या होता है कि इट नीड्स टू ब्रिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू रोलिंग फॉर्म। उनके सारे फोर्सेस को तोड़ना है ताकि वो एकदम वॉलेटाइल हो जाएं, इतने वॉलेटाइल हो जाएं कि अपना फॉर्म चेंज करके वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चले जाएं, ठीक है। तो उनको उनका फॉर्म चेंज करने में प्रेशर जैसे हाई रहेगा ना, मुश्किल होती है। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, दस आपको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रेशर क्योंकि ऊपर से अप्लाई हो रहा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उबलने के लिए, पानी को उबालने के लिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि लो ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर क्या होता है कि हमको बहुत हाई टेम्परेचर लगता है पानी उबलने के लिए, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ये हो गया आपका लो ऑल्टीट्यूड, ये है हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है। पानी मान लीजिए यहाँ पर 100 डिग्री पे उबल रहा है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे उसको कम टेम्परेचर चाहिए, क्यों? क्योंकि कम प्रेशर है। तो ये पानी जो है वो 80 डिग्री पे उबल जा रहा है। अब आपको सब्जियाँ पकानी है, उन सब्जियों को पकाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए वो 250 डिग्री सेल्सियस पे पक जाती हैं। तो इस टेम्परेचर का 2.5 गुना आप लगा दीजिए टेम्परेचर,
वैसे सब्जियां पक जाएंगी। लेकिन जब आप हाई ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो सब्जियां तो वही हैं, उनको पकने में उतना ही टेम्परेचर लगेगा, लेकिन पानी पहले उबलना शुरू हो जाएगा, वो 80 डिग्री का तापमान पहुंचते उबलना शुरू हो जाएगा। उसको 250 तक लाने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। यू विल सी यू स्टार्ट टू बॉयल द वाटर, 80 डिग्री टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाएगा आपका पानी, लो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जल्दी यहाँ पे उबल गया। लेकिन आपको 80 से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 8 3 जार 24, ऑलमोस्ट 3 और 3.2 टाइम्स आपको ज़्यादा देर उबालना पड़ेगा ताकि आपकी सब्जी पके। यहाँ पे 2.5 गुना ज़्यादा बार भी आप उबाल रहे हैं। देखिए 100 से 250 2.5 गुना, और 80 से 250 3 गुना, 3 से भी ज़्यादा गुना। तो आपको यहाँ 2.5 से और 3 गुना, इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। यू रिक्वायर मोर टाइम here at high altitude, require more time to reach this temperature where the vegetable cooks। ठीक है, सब्जी को पकने का समय जो है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि पानी पहले उबलना शुरू हो गया है। सिंपल ये रीज़न था, और उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के घटने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड पे घटने की वजह से पानी जो है वो बॉयल होने लग जाता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इस वजह से आपको क्या होता है कि सब्जियों को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट्स इट। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, temperature of the boiling water decreases with increasing altitude. This is the reason why it takes more time for the vegetables to cook. इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं साइंस के। बाकी क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा सेशन लेंदी हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आई ट्राई टू कीप इट क्रिस्प इन शॉर्ट। और मैंने TRE 1 के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ, हमारी वीडियोज़ बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कॉमन में पिन कर दूंगी, आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। PYQs आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। आप उनको देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर यू वॉच इट। आप जब पेपर दीजिएगा तब पता चला क्या डिफरेंस होता है। मॉडल टेस्ट क्वेश्चंस कितने भी लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते हैं, उनके एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं, उनसे रिपीटेटिव क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोज़ दैट आई पुट, और पहले डाली गई वीडियोज़ को भी जाकर देख लीजिए प्लीज़, बहुत काम आएंगी TRE 1 TRE 2 से। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। TRE का कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है समझ पाना कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो PYQs आपका सिलेबस है, इनको ध्यान से देखिए, सारे वीडियोस जाकर देखिए। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा कुछ रिक्वेस्ट, डिमांड और कुछ सजेशंस हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। एंड दिस इज़